भारत की एक नर्स होती है जिसका शौक होता है कि विदेश जाए और विदेश जाकर वो अच्छे पैसे कमाए और लोगों को जान बचाने का काम किया करे। वो ऐसा ही काम करती है, वो विदेश जाती और विदेश जाकर वो लोगों को सेवा संस्कार और लोगों को जान बचाने का काम किया करती थी, लोगों का इलाज का काम किया करती थी। इसके एक छोटी सी गलती ने विदेशी लोअर कोर्ट ने इसे मौत की सज़ा सुना दी। यही तक नहीं, जब ये अपनी दया याचिका लेके विदेशी हाई कोर्ट जाती है तो हाई कोर्ट जाने के बाद उस हाई कोर्ट ने इस सज़ा को मुकल्लम रखा और इसे मौत की सज़ा ही सुनाई। अब इस नर्स के पास अब कोई ऑप्शन न था। इसे बस एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी कि अगर जो विदेशी राष्ट्रपति चाहे तो इसकी जान को बचा सकते हैं। जब ये अपनी दया याचिका लेके विदेशी राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो वो राष्ट्रपति भी इसे मौत की सज़ा को मुकल्लम रखता है और वो भी मौत की सज़ा को आगे बढ़ा देता है। वो कहता है कि अब इस लड़की को 31 दिसंबर 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 के बीच में कभी भी मौत की सज़ा दे देगा। यही तक नहीं, भारत की सरकार और भारत के विदेश मंत्री के पास मात्र एक उम्मीद, एक मौका है कि इस लड़की को बचा सके। अगर जो वो बचाना चाहते तो ये भारत की नर्स बच जाएगी, नहीं तो अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। आखिरकार उस नर्स ने क्या गलती करी थी और उसने ऐसा क्या कर दिया कि विदेशी राष्ट्रपति ने भी उसे मौत की सज़ा सुनाई? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो भारत का एक राज्य पड़ता है जिसका नाम होता है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जिसका नाम होता है पलक्कड़। उस जिला की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है निमिषा प्रिया, वो साल 2008 में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर लेती है और उस केरल के उस तिरुवनंतपुरम के उस जिले में वो अपना छोटा सा कोई क्लिनिक में नर्सिंग का काम किया कर रही थी। उसका काम भी अच्छा चल रहा था और उसे नॉलेज भी अच्छी खासी थी। तो वो सोचती थी कि हम विदेश जाएं और विदेश जाके अपने काम को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा के वहाँ बहुत पैसा मिलने वाला है। यह सोच के बरकरार रखते हुए उसे इसी बीच में 2011 में उसे शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसका हस्बैंड जो था उतना पढ़ा लिखा ना था, लेकिन उसे कुछ ड्राइविंग का काम आता था। तो वो अपने हस्बैंड को बोली कि क्यों ना हम लोग विदेश चले और विदेश जाने के बाद वहाँ पैसे कमाए और मुझे नर्सिंग का काम आता है और मैं अच्छी तरीके से ये काम कर सकती हूँ। उसका हस्बैंड भी बोला कि ये तो अच्छी बात है, यहाँ कुछ कम पैसे हो रहे हैं, विदेश में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी बीच साल 2011 में वो लोग विदेश चले जाते हैं। विदेश यानी वो यमन जाते हैं और यमन की राजधानी सना में वो 2011 में वो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे इनका काम भी अच्छा चल रहा था और ये अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे। दोनों, ये जो हस्बैंड था वो कहीं ड्राइविंग का काम किया करता था या कहीं मजदूरी करता था और ये है जो एक क्लिनिक में नर्सिंग का काम करती थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच साल 2012 में ये लड़की जो इसका नाम निमिषा होता है वही अपनी एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देती है तो अब दोनों काम करेंगे तो घर पे देखभाल कौन करने वाला है? तो इसका हस्बैंड बोला कि तुम जो काम कर रही हो अपने काम पर ध्यान दो, मैं घर के पूरे देखभाल करूँगा, अपनी बेटी का भी ख्याल रखूँगा। इसी बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब पैसे खत्म हो रहे थे। उसका हस्बैंड घर में उसकी बेटी का ख्याल रखने लगता है तो अब थोड़ी आर्थिक स्थिति एकदम से बढ़ जाती है। अब आर्थिक स्थिति आ गई कि पैसे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और एक तरफ से कमाई आ रही है और एक तरफ सिर्फ खर्चा होते जा रहा है। तो इसका हस्बैंड बोलता है कि देखो अब काम उतनी अच्छा चल नहीं रहा है मेरा, तो क्या करते हैं हम सब चलते हैं वापस अपना यमन, अपना देश। वहाँ पे जाएंगे, तुम भी कोई हॉस्पिटल पकड़ लेना, वहाँ पे तुम नर्सिंग का काम करना, मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा, लेकिन रहूँगा अपने देश में ही, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं और उतने पैसे बन नहीं पा रहे हैं। तब इसकी पत्नी का क्या कहना होता है? इसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मेरा यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, तुम एक काम करो, तुम और बेटी को लेकर वापस इंडिया चल जाओ और मैं यहाँ से जो भी पैसे इकट्ठा करके तुम्हें भेजते रहूँगी। उसका हस्बैंड ये बात मान जाता है और वो साल 2014 में अपनी बेटी को लेकर वापस इंडिया चला आता है। जैसे ही 2014 में इंडिया आता है तो यमन की राजधानी सना में
गृह युद्ध जैसी माहौल आ जाती है। वहाँ लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार के काट रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसी बीच दोनों देश में वीज़ा ब्लॉक बंद कर दिया जाता है, यानी अब इस देश से ये भारत में कोई नहीं आ सकता है और भारत से कोई अब यमन नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो निमिषा थी वो अपने हस्बैंड से मतलब कि बातचीत करते रहती थी और दोनों में कांटेक्ट बना हुआ था। इसका हस्बैंड भी चाह रहा था कि ये अपनी वाइफ के पास जाए, लेकिन सारे वीज़ा ब्लॉक कर दिया गया था। इसके कारण अब ये तो वापस यमन जा नहीं सकता। इसी बीच निमिषा है जो जिसकी दोस्ती हो जाती है तलाल अब्दो मेहदी से। इस दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद मेहदी है जो परमानेंट वो यमन का ही रहने वाला था और ये निमिषा थी जो भारत की रहने वाली थी, और इन दोनों में दोस्ती होती है। और दोस्ती के बाद ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम पार्टनरशिप पर एक क्लिनिक खोलते हैं। दोनों डॉक्टरी के क्षेत्र की अच्छा खासा जानकारी रखती थी और ये भी रखता था। तो इसी बीच वो दोनों पैसे मिलाकर एक छोटा सा क्लिनिक खोलते हैं। लड़की ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन यमन की एक अलग सा कानून व्यवस्था है कि कोई परमानेंट यमन का ही रहने वाला है वह भी यहीं पे बिजनेस कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, क्लिनिक खोल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई विदेश से आए और आकर यहाँ पे क्लिनिक खोले, ऐसा वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है। यह एक भी वजह भी था। इसी बीच वो दोनों पैसे कुछ इकट्ठा करके एक छोटा सा लगभग 50-60 लाख रुपए इकट्ठा करके क्लिनिक खोलते हैं। क्लिनिक खोलने के बाद अच्छी खासी कमाई हो रही थी, अच्छे खासे पैसे भी आ रहे थे और ये निमिषा थी जो कुछ पैसे अपने घर ही भेज रहे थे। लेकिन ये जो तलाल था वो कुछ पैसे में उलट फेर करता था। अच्छे खासे पैसे आने की वजह से वो पैसे कुछ हेरा फेरी करने लगा था। अभी इससे निमिषा को पता चल गया कि तलाल कुछ पैसे में घोटाला सा कर रहा है। वो बार बार कहता था कि अगर जो तुम ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन क्लिनिक है जो बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी, तो तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन तलाल कोई बात उसका सुनता नहीं था और इसी बीच में उन दोनों में छोटी मोटी खटपट होती थी। कभी कभी छोटी छोटी बात लेकर बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अब ये तलाल धीरे है जो निमिषा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। अब उसे नशा की आदत लग गई थी और वो ड्रग्स लेने लगा था। यही तक नहीं, तलाल अहमदो मेहदी था जो इसके हस्बैंड की फ़ोटो की जगह वो खुद का फ़ोटो चिपका लिया था। जो शादी हुआ था 2011 में, जो केरल में शादी हुआ था, उसी बीच, और लोगों से यह कहता फिरता था और वहाँ के कानून को यह बताया था कि ये मेरी औरत है। यही तक नहीं, तलाल अहमदो मेहदी जो मौका पाकर अपने दोस्त को बुलाता था और इसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कि इसके साथ संबंध बनाना या फिर इसके साथ छेड़खानी करना। अब ये लड़की है जो एकदम से बोले तो परेशान हो गई थी एकदम से। अब इसे लग रहा था कि कब जल्दी हम वापस भारत जाए, लेकिन वो तलाल अहमदो मेहदी था, वो इसका पासपोर्ट खुद अपने पास रखा हुआ था। तो लड़की अब कैसे भारत जाए, इसका पासपोर्ट भी नहीं है। तो इसने एक योजना सोची। इसने सोचा कि क्यों ना हम इसे नशे की सुई दे दे और इससे सुई देने के बाद ये नशा में चल जाएगा और इसके घर की अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे और मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँगी। वो एक सुई देती है, लेकिन उसे नशे की इतनी ज़्यादा लत थी कि वो एक सुई इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। वो इसी बीच वो उसके मन में लगता है कि इसे एक ओवरडोज देना चाहिए। वो एक और सुई तैयार करती है नशे की और जैसे ही इसे ओवरडोज देती है, ओवरडोज देने के बाद अचानक से इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और तलाल अहमदो मेहदी की साल 2017 में मौत हो जाती है ओवरडोज देने के, नशे की ओवरडोज देने की वजह से। उसके बाद पुलिस केस होती है और तलाल अहमदो मेहदी के जितने सारे परिवार थे इस लड़की पर FIR दर्ज करती है। निमिषा को तुरंत पुलिस पकड़ के लेकर जाती है और लेकर जाने के बाद अब इस पे मुकदमा चलने लगता है। निमिषा के पास अब उतने पैसे नहीं बच पा रहे थे कि ये अच्छा वकील ढूंढ पाती और इस पे केस चलते चलते साल 2020 की बात आती है कि यमन के लोअर कोर्ट ने इसे मौत की सज़ा सुनाई, क्योंकि इसके पास उतना बढ़िया वकील नहीं था और जिसके कारण इसके केस को कोई अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाया। ये वहाँ पे भी हार नहीं मानती और फिर वो क्या करती है कि ये अपनी दया याचिका, अपना मुकदमा लेके वहाँ के हाई कोर्ट के पास जाती है। हाई कोर्ट के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर भी एक इसका यही कमी था कि ये अपना अच्छा वकील जो कर सके वो नहीं ढूंढ पाती है। वो इसे नहीं मिल पाता क्योंकि इसके पास अब उतने सारे पैसे भी नहीं बच रहे थे और इसका वहाँ भारत में अपने हस्बैंड से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ भी नहीं पता चल रहा था कि वहाँ से कुछ हस्बैंड पैसे के जुगाड़ करे और इसे अच्छा वकील ला कर दे और ये केस लड़ पाए, लेकिन ये भी ना हो पाया।
और साल 2023 यानी 13 नवंबर 2023 में वहाँ के जो हाई कोर्ट ने भी अपील को खारिज करते हुए इसे मौत की सज़ा को बरकरार रखा और वहाँ के हाई कोर्ट ने भी मौत की सज़ा सुनाई। जैसे ही ये बात भारत में इसके हस्बैंड और इसके माता पिता को पता चला, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया कि उसकी बेटी को मौत की सज़ा सुना दी गई है वहाँ की सरकार ने, वहाँ के हाई कोर्ट ने। वो हर एक कोशिश करना चाहते थे कि कोई एक ऐसा उपाय मिल जाए ऐसे कि इसे बचाया जाए। तो एक उपाय था ब्लड मनी के रूप में। जिसके परिवार को ये लड़की मारी है, परिवार के सदस्य को ये लड़की मारी है, उसके परिवार वाले अगर जो कुछ पैसे लेके इसे माफ़ी दे दे तो इसे मौत की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, ये बच जाएगी। उसके परिवार वाले तो सूर्य नाकर नुकर करते हैं, इस बीच में नहीं पढ़ना चाहते कि नहीं मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को मारा था, इसे भी मौत की मिलना चाहिए। लेकिन लास्ट में आकर उसने कहा कि नहीं, मुझे 1,60,00,000 रुपये मिल जाएगा, मैं उसे माफ़ीनामा दे दूंगा। उसके परिवार वालों ने ऐसा कुछ बोला। अब इसका छोटा गरीब परिवार उतना पैसा कहाँ से लाएगा। तब इसके हस्बैंड ने एक फंड चलाता है, द सेविंग मिनीसा प्रिया फंड। उस फंड में वो लोगों से पैसे की गुहार करते हैं। ये एक वीडियो रहता है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है और पैसे भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं इकट्ठा पाता है। तो जो उसके परिवार वाला था, सॉरी क्या नाम था उसका, तलाल अब्दो मेहदी के जो परिवार वाला था, वो इस केस से अपना पैर पीछे खींच लेता है। उसके बाद अब निमिषा के पास एक लास्ट उम्मीद थी कि उस यमन के राष्ट्रपति के पास जाकर अपनी दया याचिका दे, उससे माफ़ी मांगे तो शायद वहाँ के राष्ट्रपति इसे माफ़ कर दे। वहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम होता है राशिद अल अमीन, वो भी इसकी लड़की को दया याचिका को खारिज करते हुए दिसंबर 2024 में मौत की सज़ा को बरकरार रहते हुए वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 इस एक महीने के बीच में अगर जो वहाँ की सरकार या फिर उसके परिवार वाले कोई लास्ट कोशिश करना चाहते तो कर ले, नहीं तो इस बीच इस लड़की को कभी भी मौत की सज़ा दे दी जाएगी। अब भारत की सरकार के पास अब लास्ट ऑप्शन, और विदेश मंत्री के पास लास्ट एक महीने का टाइम है। अगर जो वो इस लड़की को बचा पाई तो ठीक, नहीं तो अब भारत के एक नर्स को विदेश में मौत दे दिया जाएगा। क्या भारत की सरकार और विदेश मंत्री उस नर्स को बचा पाएगी? ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इसके माता पिता और जो इसके हस्बैंड हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो मीडिया के द्वारा वो हर एक कोशिश करना चाहते हैं कि इसकी पत्नी को बचा ले, एक बच्ची को अनाथ होने से बचा ले। क्या बच पाएगी? ये तो भविष्य के घर में छिपा है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मेरा भी सरकार से, भारत की सरकार और यमन की सरकार से यह गुजारिश है कि उसे बख्श दे या फिर कोई एक कोशिश करे, जिसे ऐसा कोई एक प्रयास करे जैसे उस लड़की को बचाया जा सके। क्या वो लड़की बच पाएगी? शायद ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो ठीक है दोस्त, जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्या वो लड़की बच पाएगी? वो तो भविष्य के ही घर में छिपा हुआ है। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।